इमेजिन करो कि आप कहीं घूमने जाने के लिए फ्लाइट लेते हो। आपकी जर्नी शुरू होती है और आप एक बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ी इलाके के ऊपर से सीनरी का मजा लेते हुए जा रहे हो और अचानक आपके एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस होने लगती है। टर्बुलेंस बढ़ती जाती है और जैसे ही आप विंडो के बाहर झांकने की कोशिश करते हो तो आपको दिखता है कि आपका प्लेन क्रैश होने वाला है। आप अपनी आंखें बंद करते हो, मुट्ठियां कस लेते हो और अचानक आपका प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है। इसके बाद आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है आप अपने आप को एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के अंदर पाते हो जो सी लेवल यानी समुद्री तल से कई हजार फीट ऊपर ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक बर्फीले मैदान में पड़ा है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ का एक रेगिस्तान दिख रहा है और उसके चारों तरफ हिमालय जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। आपको सुनने में ही थोड़ा डर तो लग रहा होगा। जो आप अभी इमेजिन कर रहे हो ऐसा कुछ असली में जिया था साल 1972 में उन 45 पैसेंजर्स ने जो सफर कर रहे थे उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 में। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री उरुग्वे के कैपिटल सिटी मोंटविडियो के कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करने की तैयारी कर रही होती है। वो प्लेन एक चार्टर्ड प्लेन था। चार्टर्ड प्लेन एक तरीके से प्राइवेट प्लेन होते हैं जिन्हें रेंट पर लिया जाता है और जो साइज में नॉर्मल कमर्शियल प्लेन से थोड़े छोटे होते हैं। उरुग्वे से उड़ने वाली इस फ्लाइट को वहां की एक रग्बी टीम ने हायर किया था जो अपना रग्बी मैच खेलने के लिए साउथ अमेरिका की ही एक और कंट्री चिली के एक शहर सेंटियागो जा रही थी। इस फ्लाइट में उन रग्बी प्लेयर्स के अलावा उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी थे जो उनके साथ जा रहे थे। कुल मिलाकर फ्लाइट में 45 लोग थे जिनमें से 40 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स। इस फ्लाइट की जर्नी मोंटविडियो से सेंटियागो तक की कुछ 2.5 से 3 घंटे की होने वाली थी और इसके रास्ते में बहुत ही सुंदर मगर बेहद खतरनाक पहाड़ियां पड़ती थीं जिनका कलेक्टिव नाम था एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में स्थित है और यहाँ की पहाड़ियां हिमालय के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। 12 अक्टूबर 1972 की सुबह ये प्लेन जिसका नाम था उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मोंटविडियो से सेंटियागो के लिए उड़ान भरता है। रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में पायलट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एंडीज के ऊपर एक स्टॉर्म यानी बर्फीले तूफान के आने की एक्सपेक्टेशन है और इसकी वजह से उनको प्लेन को एक तीसरी कंट्री अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर के एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ता है। 12 अक्टूबर की रात को वो सब 45 लोग मेंडोजा में ही गुजारते हैं। अगली सुबह 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 के पायलट्स और पैसेंजर्स दोबारा अपनी जर्नी शुरू करने की तैयारी करते हैं और दोपहर के 2:18 पे वो मेंडोजा से सेंटियागो के लिए निकलते हैं। मेंडोजा से सेंटियागो जाने के लिए वैसे तो डायरेक्ट रूट लिया जा सकता था, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे पहाड़ भी आते थे जिनकी ऊंचाई सी लेवल से 22 से 23 हजार फीट तक थी। इसी वजह से इस रूट पर चलने वाली फ्लाइट्स को एक तरीके के यू शेप्ड रूट या कहें यू टर्न को लेना पड़ता था, जिससे वो इन ऊंचे पहाड़ों के बगल से उड़ते हुए निकलते थे। फ्लाइट 571 ने भी वही रूट लिया और थोड़ी देर बाद वो प्लॉन्शॉन पास पर पहुंच गए। प्लॉन्शॉन पास वो जगह थी जहां से अर्जेंटीना का एयर ट्रैफिक कंट्रोल खत्म होता था और चिली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हो जाता था। 3:21 पर पायलट ने सेंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि वो अगले 1 मिनट में चिली के शहर कुरिको पहुंचने वाले हैं। मगर जो बात पायलट्स और पैसेंजर्स दोनों को ही नहीं पता थी वो ये कि एंडीज के ऊपर बहुत ज्यादा बादल होने की वजह से पायलट्स ने अपनी एक्चुअल पोजीशन का गलत अंदाजा लगा लिया था और वो अभी भी एंडीज में ही थे। थोड़ी देर बाद जब पायलट्स ने डिसेंट किया यानी प्लेन की ऊंचाई को थोड़ा कम करना शुरू किया तो प्लेन में अचानक टर्बुलेंस होने लगी और जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकला पायलट्स को अपनी मिस कैलकुलेशन का अंदाजा हो गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो बादलों से बाहर निकले उनके सामने था एंडीज का बहुत ऊंचा पहाड़ जिसकी तरफ प्लेन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पायलट्स ने अचानक से प्लेन को ऊपर करने की कोशिश करी जिसकी वजह से प्लेन का अगला हिस्सा तकरीबन 80 से 90 डिग्री के एंगल से ऊपर उठ गया। प्लेन में ग्राउंड कोलिशन के अलार्म बजने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते प्लेन का पिछला हिस्सा 3:34 पर पहाड़ की चोटी से टकरा गया। वो इंपैक्ट इतना तेज था कि प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और 5 लोग अपनी सीट समेत प्लेन से बाहर उड़ गए।
थोड़ा आगे जाते ही प्लेन का राइट विंग एक पहाड़ी से टकराकर टूट गया और कुछ और लोग प्लेन से बाहर उड़ गए। अब सिर्फ प्लेन का अगला हिस्सा बचा था, जो एक ग्लेशियर पर गिर गया और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लोप पर नीचे की तरफ जाने लगा। तकरीबन 725 मीटर आगे जाने के बाद प्लेन एक चट्टान से टकराया और फाइनली रुक गया। इतने भीषण क्रैश के बाद उस प्लेन में किसी के भी जिंदा होने की उम्मीद बहुत ही कम थी। प्लेन का कॉकपिट उस तीसरे टकराव के बाद बिल्कुल तहस नहस हो चुका था और एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई थी। मगर किस्मत से कुछ पैसेंजर्स अभी भी जिंदा थे। पर क्या वो सच में किस्मत वाले थे या उन्हें अभी और भी बहुत कुछ झेलना बाकी था? प्लेन क्रैश के थोड़ी देर बाद जो लोग बच गए थे उनको धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ, मगर उनमें से सबको ही कुछ ना कुछ इंजरीज हुई थी, कुछ को थोड़ी कम और कुछ को बहुत ज्यादा। एक पैसेंजर जिसका नाम था नांडो पराडो, उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो 3 दिन तक कोमा में रहा। आर्तुरो नगुएरा नाम के पैसेंजर के दोनों पैर इंपैक्ट की वजह से टूट गए थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत गहरी चोटें आई थी। इन टोटल उन 45 लोगों में से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग अभी भी जिंदा थे। बचे हुए लोगों में 2 रग्बी प्लेयर्स ऐसे थे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने फटाफट उन लोगों की मदद करनी शुरू करी जिन्हें बचाया जा सकता था। जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो कुछ लोगों ने प्लेन से बाहर निकल कर देखा, मगर बाहर निकलते ही उन्हें समझ में आ गया था कि अगर उनके पास जल्दी मदद नहीं पहुंची तो उनका बचना नामुमकिन है। उनके चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की एक चादर थी और हर डायरेक्शन में वो जहां भी नजर उठा के देख रहे थे कई फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनको पार करना उनके लिए नामुमकिन था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम्स उन्हें बचाने जरूर आएंगी, मगर तब तक उनको अपने दम पर उन कंडीशंस में सरवाइव करना था। शाम को चिली की एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस टीम को इस एयरक्राफ्ट के गायब होने की खबर मिली और तुरंत 4 हेलीकॉप्टर्स उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए निकल गए। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी वो क्रैश साइट को लोकेट नहीं कर पाए, जिसके बाद वो चिलियन एंडीज रेस्क्यू ग्रुप की मदद लेते हैं। इस सब के बावजूद भी उनके लिए उस क्रैश्ड प्लेन को लोकेट करना बहुत मुश्किल था, जिसके मेन 2 रीजंस थे। पहला, वो प्लेन जहां पड़ा था उसके चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी और प्लेन का खुद का कलर भी वाइट था, जिस वजह से उसे लोकेट करना मुश्किल था। और दूसरा, चिली के रेस्क्यू ग्रुप को यह पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट एक्चुअली चिली से जस्ट पहले ही अर्जेंटीना की साइड वाली एंडीज में हो गया था, जिस वजह से उसके एक्चुअल लोकेशन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। एंडीज में रात को टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था, जिसमें उनका जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल था। इससे बचने के लिए उन लोगों ने एक तरीका निकाला। क्रैश के बाद जितना भी लगेज उनके प्लेन में बचा था, उन्होंने उन बैग्स और कपड़ों की मदद से प्लेन के पिछले हिस्से में, जो कि टूट गया था, एक दीवार जैसी बना दी, जिससे रात में उस प्लेन के अंदर वो लोग सो सकें और ठंड से बच सकें। मगर अगली सुबह जब वो उठे तो 5 और लोगों की इंजरीज और ठंड की वजह से मौत हो चुकी थी। अब केवल 28 सर्वाइवर्स बचे थे। अगली सुबह उन 28 लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए आसपास से जो भी कुछ खाने पीने का सामान मिला वो इकट्ठा करना शुरू किया, मगर उनके हाथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा। उन्हें सिर्फ कुछ चॉकलेट बार्स, कुछ बादाम, खजूर और वाइन की कुछ बॉटल्स ही हाथ लग पाई, जिनके दम पर उन 28 लोगों का वहां रेस्क्यू टीम के आने तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए सामान ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उन्हें आसमान से एक ऐसी आवाज आती सुनाई दी जो उस वक्त उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत मेलेडी से कम नहीं थी। उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई दी जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए थे। उन सब ने मिलकर हेलीकॉप्टर्स की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू किया और हवा में अपने हाथ हिला हिलाकर उन्हें अपनी लोकेशन का अंदाजा करवाने लगे। मगर उनकी वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स ठीक उनके ऊपर होने के बावजूद भी उन लोगों को देख नहीं पाए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। इस एक्सपीरियंस के बाद सर्वाइवर्स को रियलाइज हुआ कि उस सफेद बर्फ की चादर में हेलीकॉप्टर्स का उन्हें लोकेट करना आसान नहीं होने वाला था। उनमें से कुछ लोगों ने एक आइडिया निकाला और सामान में से ऐसी चीजें ढूंढने लगे जिसकी मदद से वो कुछ ऐसा निशान बना पाए जिसे हेलीकॉप्टर्स ऊपर से बहुत दूर से भी देख पाए। उन्हें सामान में कुछ लिपस्टिक मिली, जिसकी मदद से उन्होंने एयरक्राफ्ट के ऊपर हेल्प HELP लिखा और कुछ बैग्स जो लगेज थे उनको लेकर जमीन पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जिसे दूर से भी देखा जा सके। ये सब करने के बाद वो वेट करने लगे इस उम्मीद में कि अब की बार जब भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे और वो अपने अपने घर जा पाएंगे। इसी बीच एक सर्वाइवर जिसका नाम था फीटो स्ट्राउच, उन्होंने एक सोलर पावर्ड वाटर कलेक्टर बनाया ताकि उन सब लोगों को वहां पीने का पानी मिल सके। उन्होंने एयरक्राफ्ट के अंदर जो टूटी हुई सीट्स थी उनके नीचे से मेटल की कुछ शीट्स निकाली
और उन्हें बाहर एक ऐसे एंगल पर रखा जिससे उन पर सीधी धूप पड़े, और उन मेटल शीट्स के दूसरे कोने पर उन्होंने खाली बॉटल्स रख दी। इसके बाद इन मेटल शीट्स के ऊपर उन्होंने बर्फ रख दी, जिससे बर्फ धीरे धीरे पिघलकर उस मेटल शीट से बूंद बूंद करके बॉटल्स में गिरे और उन्हें पीने का पानी नसीब हो पाए। बर्फ में इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से उन्हें एक और चीज से परेशानी हो रही थी, जिसे कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस बर्फ पर पड़ती हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन इंसान की आंखों में सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। उन 28 लोगों में से केवल 3-4 के पास ही सनग्लासेस थे, और बाकी सब लोग जो एयरक्राफ्ट से बाहर थे उन सबको स्नो ब्लाइंडनेस होने का खतरा था। फीडो स्ट्राउस ने इससे बचने की भी एक तरकीब निकाली। एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में सन वाइजर्स होते हैं जो पायलट्स को डायरेक्ट धूप में भी सामने देखने में मदद करते हैं। फीडो स्ट्राउस ने कॉकपिट में से इन्हीं सन वाइजर्स को निकाला और उनके छोटे छोटे हिस्से कट करके उन्हें कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स और ब्रास ट्रैप्स की मदद से जोड़कर कुछ जुगाड़ू सनग्लासेस बना दिए। क्रैश के 3 दिन बाद नैंडो पराडो, जिसका स्कल फ्रैक्चर हुआ था, अपने कोमा से बाहर आया। इस फ्लाइट पर नैंडो के साथ उसकी माँ और छोटी बहन भी चिली जा रहे थे। नैंडो ने होश में आते ही जब उनके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ की क्रैश के वक्त ही मौत हो गई थी, और 19 साल की छोटी बहन की हालत भी बहुत नाजुक है। नैंडो अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोए, मगर उन्होंने उम्मीद बांधे रखी कि रेस्क्यूअर्स उन लोगों को थोड़े टाइम में ढूंढ ही लेंगे। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 बार और हेलीकॉप्टर्स उनके ठीक ऊपर से निकले, मगर क्रॉस का निशान, हेल्प का निशान और सर्वाइवर्स के चिल्लाने और हाथ हिला हिलाकर हेलीकॉप्टर्स को अपनी लोकेशन बताने की कोशिश के बावजूद भी रेस्क्यू टीम्स उन्हें नहीं देख पाई, और फिर से सारे सर्वाइवर्स में निराशा छा गई और उन्हें अपने बचने और घर जाने की उम्मीद और ज्यादा कम लगने लगी। इतनी ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने टूटी हुई सीट्स के अंदर की जो फोम थी और उसके ऊपर जो लेदर था उसकी मदद से कुछ शूज भी बनाए, जिन्हें पहनकर वो बर्फ में बाहर निकल पाए, और बचे हुए फोम का यूज वो रात को अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए करते थे। सब लोग रात को एयरक्राफ्ट के अंदर जितना हो सके एकदम पास होकर सोते थे ताकि वो एक दूसरे की बॉडी हीट यूज करके ठंड से बच सके। मगर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास खाने की इतनी कमी थी कि कुछ सर्वाइवर्स ने एक ही चॉकलेट के छोटे छोटे ब्लॉक्स को 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा खा के रख दिया ताकि वो खत्म ना हो जाए। मगर उनकी ये प्रॉब्लम अभी और भी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। क्रैश के 9 दिन बाद नैंडो की छोटी बहन भी सर्वाइव नहीं कर पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। अब 45 में से केवल 27 सर्वाइवर्स बचते हैं, मगर इन 27 लोगों को शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें प्लेन में एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। प्लेन में कुछ खाने का ढूंढते ढूंढते एक दिन उन लोगों को 2 टूटी हुई सीट्स के बीच में एक रेडियो और एक कैमरा पड़ा हुआ मिलता है। उन सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर, जिसका नाम था रॉय हार्ली, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करने आते थे। रॉय हार्ली ने प्लेन के इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज करके एक एंटीना बनाया जिससे ये रेडियो सिग्नल पकड़ सके और उन्हें पता चल सके कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्टेज पर पहुंचा है। क्रैश के 11वें दिन जब रॉय और बाकी सब लोग रेडियो पर खबरें सुन रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम्स इतनी बर्फ की वजह से उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही हैं, और उन्होंने ये मान लिया कि अगर उस क्रैश में कोई सर्वाइवर बचा भी होगा तो इतनी टफ कंडीशंस में उनका बचना बिल्कुल ही नामुमकिन था। जिस वजह से 24 अक्टूबर को रेस्क्यू टीम्स अनाउंस करती हैं कि वो अपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर रही हैं, और अब कुछ महीने बाद जब बर्फ पिघलना शुरू होगी उसके बाद ही वो उन पैसेंजर्स की बॉडीज को ढूंढने के लिए एंडीज में दोबारा जाएंगे। ये खबर सुनते ही उनमें से कुछ लोग रोने लगे और उन्होंने मान लिया कि अब उनका मरना तय है। वो एक ऐसी जगह पर थे जहां ना तो कोई खेती थी ना ही कोई जानवर जिसे वो मारकर खा सकें। उनकी खाने की सप्लाईज ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और उनकी बॉडीज 11 दिन में ऐसी हो चुकी थी कि वो ज्यादा दिन भूख और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर उनमें से कुछ लोग थे जैसे कि नैंडो पराडो, गुस्तावो निकोलीज, रॉबर्टो कैनेसा और कुछ और जिन्होंने हार मानना शायद कभी सीखा नहीं था। नैंडो और कार्लिटोस ये 2 सर्वाइवर्स थे जिन्होंने भूख से बचने के लिए एक ऐसा डेस्परेट आइडिया सोचा जिसने आगे जाके इस केस को और भी ज्यादा लाइमलाइट में ला दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उन्हें जिंदा बचे रहना है तो उन्हें जो लोग इस क्रैश में मर गए थे उनकी बॉडीज को खाना पड़ेगा। उनका ये डिस्कशन सुनकर बाकी सब लोग भौचक्के के रह गए। नैंडो और कार्लिटोस ने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि सरवाइव करने के लिए उनके शरीर को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी और मरे हुए लोगों का मीट ही उनके लिए इकलौता प्रोटीन का सोर्स बचा है। उन सर्वाइवर में से तकरीबन सभी लोग कैथोलिक थे और उनका मानना था कि अगर वो ह्यूमन मीट को खाते हैं तो उन्हें पाप लगेगा। और एक और बात जो उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी
वो ये कि ये सभी लोग आपस में फ्रेंड्स और फैमिली थे, तो वो अपने ही फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। इसलिए तकरीबन सभी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पर नैंडो और कार्लितोस अपने आप को मरने नहीं देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का सोचा। उन्होंने प्लेन के पीछे की तरफ बॉडीज को रखा ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोग उन्हें ना देख पाए, और एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को चाकू की तरह यूज करके उन्होंने बॉडीज को काटना शुरू किया। शुरू में वो बहुत दुखी हुए और उन्हें अजीब भी लगा, मगर उनके हिसाब से उनके बचने के लिए यही एक तरीका था। धीरे धीरे कुछ और लोगों को भी समझ आने लगा कि भले ही उनका यह तरीका गलत है मगर इकलौता है। उनके शरीर को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट ही हुआ था कि कुछ ही दिनों में उनके सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई। क्रैश के 17वें दिन यानी 29 अक्टूबर को जब सभी 27 लोग प्लेन के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक ऊपर की पहाड़ियों में एवलांच यानी हिमस्खलन आ जाता है और बहुत सारी बर्फ बहुत तेजी से उनके प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो लोग जाग भी पाते, पूरा प्लेन बर्फ से भर जाता है और सभी 27 सर्वाइवर उसमें दब जाते हैं। नैंडो जैसे तैसे कोशिश करके एक मेटल पोल की मदद से कॉकपिट के शीशे को तोड़ता है ताकि उन्हें सांस आ पाए। वो लोग कॉकपिट से ऊपर की तरफ एक टनल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर निकल पाए, पर 31 अक्टूबर को जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, बाहर बर्फीला तूफान आया हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन और उसी प्लेन के अंदर बैठे रहना पड़ता है, बर्फ के अंदर। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि इस एवलांच में 8 और सर्वाइवर्स की मौत हो चुकी थी और अब वो केवल 19 सर्वाइवर्स बचे थे। धीरे धीरे जब सर्वाइवर्स इस सदमे से बाहर आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से जो सर्वाइवर्स थोड़े फिट हैं वो लोग आसपास जाकर कोशिश करेंगे कि शायद वो पहाड़ों पर चढ़ सकें और देख सकें कि क्या वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें दिखता है। नैंडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिंटन 15 नवंबर को यानी क्रैश के तकरीबन 1 महीने बाद ये तीनों लोग तय करते हैं कि वो चिली की साइड जाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी पूरी तैयारी करते हैं और निकल पड़ते हैं। करीब 2 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा पड़ा हुआ मिलता है जो पहले इंपैक्ट के बाद टूटकर अलग हुआ था। उन्हें उस हिस्से के आसपास खूब सारा लगेज पड़ा हुआ मिलता है जिसके अंदर उन्हें खाने की चीजें जैसे कि चॉकलेट्स, मीट पैटीज, ड्राई फ्रूट्स, कुछ रम की बॉटल्स और कुछ कपड़े मिलते हैं। वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं और वो रात उसी प्लेन के हिस्से के अंदर काटते हैं। अगली सुबह वो चिली की तरफ बढ़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद जैसे ही रात होती है तो कोई भी कवर ना होने की वजह से वो तीनों जैसे तैसे आपस में चिपक कर रात काटते हैं और मरते मरते बचते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसलिए वो वापस प्लेन की तरफ लौट जाते हैं। जब वो वापस प्लेन पर पहुंचते हैं तो वो अपनी आपबीती बाकी लोगों को बताते हैं और सबको समझ आता है कि उनका चिली पहुंचना या आसपास किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो लोग प्लेन के पिछले हिस्से से मिले सामान को खोलना चालू करते हैं। सब लोग चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स देखकर ऐसा महसूस करते हैं मानो उन्हें 56 भोग खाने को मिल रहे हो। खाने के बाद जब वो ऊपर से मिले कपड़े निकालना शुरू करते हैं तो उन्हें उसमें से एक ऐसी चीज मिलती है जो शायद उनके वहां से निकलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। 2 रातें प्लेन से बाहर खुले में काटने के बाद नैंडो, रॉबर्टो और एंटोनियो को यह समझ में आ गया था कि दिन के वक्त तो वो फिर भी ठंड बर्दाश्त कर सकते थे, मगर रात के वक्त उनका खुले में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर उन्हें रात में अपने आप को ठंड से बचाने का कोई तरीका मिल जाता तो वो फिर से चिली की तरफ बढ़कर मदद ढूंढने की कोशिश कर सकते थे, और उनके इसी सवाल का जवाब था उन कपड़ों में जो उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में पड़े हुए मिले थे। जब उन्होंने कपड़ों को निकालना शुरू किया तो उनमें से उन्हें कुछ इंसुलेशन मिला और एक ऐसा कपड़ा मिला जो कि वाटरप्रूफ था। इंसुलेशन उन्हें गर्म रख सकता था और वाटरप्रूफ कपड़ा उन्हें गीली बर्फ से बचा सकता था। वो सोच ही रहे थे कि वो इनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं कि तभी कार्लितोस ने उन्हें आइडिया दिया कि वो इन चीजों की मदद से एक बड़ा स्लीपिंग बैग बना सकता है जिसमें 2-3 लोग सो सकते थे। उनके इस आइडिया ने सभी 19 लोगों में थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई और वो सब लोग मिलकर इस स्लीपिंग बैग को बनाने के काम में लग गए। इसी बीच 11 दिसंबर को एक और सर्वाइवर की इंजरीज की वजह से मौत हो जाती है और अब केवल 18 सर्वाइवर्स बचते हैं। 12 दिसंबर क्रैश के करीब 2 महीने या 61 दिन बाद नैंडो, रोबर्टो और एंटोनियो एक बार फिर से कोशिश करने के लिए रेडी होते हैं। इस बार बाकी बचे सभी लोग उन तीनों के साथ खाने के लिए थोड़ा ज्यादा सामान और पानी रखते हैं। वो जानते थे कि ये तीनों शायद अब उनकी आखिरी उम्मीद थे और अगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे तो उन सब 18 लोगों का अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने का और अपनी फैमिलीज से मिलने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा।
सबकी उम्मीदों के साथ वो तीनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं। क्रैश के वक्त एयरक्राफ्ट के ऑल्टीमीटर, जो कि प्लेन की सी लेवल से ऊंचाई बताता है, पर ऊंचाई 7000 फीट आ रही थी और उन्हें पता था कि उनकी लास्ट लोकेशन पायलट ने कुरिको बताई थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो चिली के काफी पास है। इस वजह से उन्होंने अपने साथ 3 लोगों के हिसाब से 3-4 दिन का मीट रखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि ऑल्टीमीटर पर हाइट और पायलट की बताई लोकेशन दोनों ही गलत थे। असल में वो लोग सी लेवल से 12,000 फीट ऊपर थे और अपनी एक्सपेक्टेड लोकेशन से करीब 80 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे और उनमें से किसी को भी इससे पहले रॉक क्लाइंबिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले दिन उन लोगों ने कुछ 11,000 फीट की चढ़ाई की, जिसमें उन्हें कई बार ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हुई, मगर फिर भी वो तीनों चलते रहे। बीच बीच में कई ऐसी जगह भी आई जहां उन्हें कमर तक की बर्फ में चलना पड़ा, मगर वो तीनों इस उम्मीद में चलते रहे कि शायद 2 से 3 दिन में वो जहां जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। रात होते ही उन तीनों ने अपना जुगाड़ू स्लीपिंग बैग खोला और उसमें घुस गए, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस दिन इतनी भयंकर बर्फीली हवाएं चलेंगी। उन तीनों ने जैसे तैसे वो रात काटी, मगर वो बच गए। इसी तरह दूसरा दिन और रात भी निकल गए। तीसरे दिन की सुबह उनके सामने एक 350 फुट की दीवार थी, जिसे पार करके वो एक 14,000 फुट की पहाड़ी की चोटी पर होते। उन्हें उम्मीद थी कि इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही उन्हें चिली की हरी भरी वादियां दिखने लगेंगी। इसी उम्मीद में वो तीनों चढ़ाई शुरू करते हैं और 350 फुट की दीवार के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। मगर जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद उनको जो इन्फॉर्मेशन ऑल्टीमीटर और पायलट से मिली थी वो दूर दूर तक सही नहीं थी। उनके चारों तरफ उन्हें सिर्फ बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे और कहीं भी सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं था। वो तीनों बहुत हताश हुए, मगर उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगर उन्हें मरना भी है तो वो कोशिश करके ही मरेंगे। खाने की सप्लाई कम होने की वजह से उन्होंने प्लान किया कि वो दोनों एक साथ उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकते और इसलिए एंटोनियो को वापस जाना होगा। नैंडो और रोबर्टो ही आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। एंटोनियो उन दोनों को आखिरी हक करता है और वापस नीचे प्लेन की तरफ निकल जाता है। नैंडो और रोबर्टो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच 2 और सर्वाइवर्स जो प्लेन के पास रुके हुए थे, उनकी भी मौत हो जाती है और अब नैंडो और रोबर्टो को मिलाकर कुल 16 सर्वाइवर्स बचते हैं। नैंडो और रोबर्टो कई दिनों तक एक डायरेक्शन की तरफ चलते रहते हैं। उनके पास जो खाना था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मगर वो दोनों चलना बंद नहीं करते। 7 दिन चलने के बाद फाइनली वो मोमेंट आता है जब उन्हें अपनी मेहनत धीरे धीरे सफल होती दिखाई देती है। उन्हें दिखती है एक नदी। वो जल्दी से नदी की तरफ जाते हैं और फटाफट पानी ऐसे पीने लगते हैं मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। पानी पीने के बाद वो इधर उधर ढूंढते हैं, मगर अपने आसपास कोई इंसान या जानवर उन्हें नहीं दिखता। वो दोनों 2 दिन और नदी के सहारे ही चलते हैं और टोटल 9 दिन चलने के बाद रॉबर्टो का शरीर जवाब देने लगता है। उसको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और वो नैंडो से कहता है कि वो अब इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता और एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। नैंडो भी डिसाइड करता है कि वो भी रोबर्टो के साथ वहीं रुककर आराम कर लेगा और दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करके वो दोनों आराम करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि नैंडो को नदी के दूसरी तरफ कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। नदी के दूसरी तरफ उसे दिखता है एक आदमी जो अपने घोड़े पर बैठा होता है और उस आदमी का नाम था सर्जियो कैटलान। सर्जियो एक म्यूलटियर था जो जानवरों के ऊपर सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। सर्जियो को देखते ही नैंडो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसे अपनी आपबीती बताने की कोशिश करने लगता है, मगर नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से जो शोर हो रहा था उसकी वजह से उसकी बात सर्जियो तक नहीं पहुंच पा रही थी। सर्जियो नैंडो और रोबर्टो को जोर से चिल्लाकर स्पेनिश में बोलता है टुमारो, मतलब वो कल फिर से आएगा, और जाते जाते वो एक ब्रेड का बहुत बड़ा टुकड़ा नदी के दूसरी तरफ नैंडो और रोबर्टो की साइड फेंक देता है। अगले दिन सर्जियो नदी पर वापस आता है और एक पत्थर पर एक कागज और एक पेन लपेट कर नदी के दूसरी तरफ फेंक देता है। नैंडो पेपर पर लिखता है कि वो लोग उस एयरक्राफ्ट से आए हैं जिसका 2 महीने पहले एंडीज में क्रैश हो गया था और वो 10 दिन से लगातार चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ और लोग अभी भी प्लेन के पास हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी मदद की जरूरत है। ये लिखकर वो कागज पत्थर में वापस लपेटकर सर्जियो की तरफ फेंक देता है। कागज पर लिखी बात पढ़ते ही सर्जियो नैंडो और रोबर्टो की तरफ फटी हुई आंखों से देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच हो सकता है। वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर चिली की अथॉरिटीज को इस मिरेकल के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। सर्जियो को रास्ते में एक और म्यूलटियर मिलता है और वो उसको सारी कहानी बताता है और उसे कहता है कि वो नैंडो और रोबर्टो के पास जाए और उन्हें पास के गांव में लेकर कुछ खाने या पीने के लिए दे। सर्जियो लंबा सफर तय करके अपने घोड़े को बीच में बिना कहीं रोके सीधा एक गांव
पुएंते नेग्रो पहुंचता है और वहां की पुलिस को सारी कहानी बताता है। पुलिस तुरंत ये खबर चिली की आर्मी तक पहुंचाती है, जो सेंटियागो के आर्मी हेडक्वार्टर्स में बात करते हैं। चिली की आर्मी तुरंत 3 हेलीकॉप्टर्स लेकर उस गांव में पहुंचती है जहां नैंडो और रॉबर्टो को रखा गया था। वो लोग जैसे ही उन दोनों की हालत देखते हैं, उन्हें उनकी बहादुरी पर यकीन नहीं होता। रॉबर्टो का शरीर इतना पतला हो गया था कि जब आर्मी वहां पहुंची तो उसका वजन केवल 44 किलो रह गया था। नैंडो का भी कुछ यही हाल था। उन दोनों ने उन खतरनाक हालतों में करीब 54 किलोमीटर का सफर तय किया था और चिली पहुंच पाए थे। नैंडो आर्मी हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें प्लेन क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आर्मी के साथ निकला। इसी बीच ये खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई और दुनिया भर का मीडिया कुछ ही वक्त में चिली के उस गांव में इकट्ठा होने लगा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लंबे वक्त बाद भी उस प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बचा रह सकता था। 22 दिसंबर 1972 को एक हेलीकॉप्टर से 6 सर्वाइवर्स को क्रैश साइट से रेस्क्यू करके चिली लाया गया और फाइनली 23 दिसंबर यानी क्रैश के 72 दिन बाद बचे हुए 8 सर्वाइवर्स को भी चिलियन आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया और उन्हें चिली ले आई। इन सभी सर्वाइवर्स की फैमिलीज को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था और वो सब लोग धीरे धीरे चिली के उस गांव में इकट्ठा होने लगे थे। रेस्क्यू के बाद इन 16 सर्वाइवर्स को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनके चेकअप हुए और जिन जिनको इंजरीज थी उनका इलाज हुआ। लेकिन मीडिया में ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर ये 16 लोग इतनी मुश्किल कंडीशंस में लिमिटेड सप्लाईज के साथ सरवाइव कैसे कर पाए। शुरू में सर्वाइवर्स ने उन्हें बताया कि वो लोग चीज और बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें खाकर जिंदा रहे, मगर कुछ न्यूज़पेपर्स ने ये खबर छाप दी कि इन बचे हुए लोगों ने बाकी लोगों को जानबूझकर मार दिया ताकि वो उन्हें खा सके। 28 दिसंबर को सर्वाइवर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने बताया कि उन कंडीशंस में अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों के मांस को मजबूरी में खाना पड़ा। और उन सब ने आपस में यह पैक्ट बनाया था, या कहें बाकियों को परमिशन दी थी कि अगर वो मर जाते हैं तो बाकी बचे हुए लोग उन्हें खा सकते हैं। मरे हुए लोगों की फैमिलीज इस बात को समझती हैं और उन्हें माफ कर देती हैं। अर्जेंटीना की अथॉरिटीज, क्योंकि ये क्रैश अर्जेंटीना की साइड वाले एंडीज में हुआ था, डिसाइड करती है कि सभी मरे हुए लोगों की बॉडीज को क्रैश साइट पर ही पूरी सेरेमनी के साथ दफनाया जाएगा। 18 जनवरी 1973 को उन सभी मारे गए लोगों को क्रैश साइट के पास ही दफना दिया गया और क्रैश्ड प्लेन पर गैसोलीन डालकर उसे जला दिया गया। आज उस क्रैश साइट पर एक मेमोरियल बना हुआ है जिसे देखने हर साल कई टूरिस्ट्स आते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक मूवी भी रिलीज की है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो, जिसका प्रीमियर अटेंड करने कुछ सर्वाइवर्स खुद भी आए थे। अगर आपको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में और कुछ जानना है तो आप भी नेटफ्लिक्स पर सोसाइटी ऑफ द स्नो देख सकते हैं। तो यहां खत्म होती है ये कहानी।